हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। एनटीए नेट सोशियोलॉजी 2020 का पेपर जो कि नवंबर में आया था सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 101 लेते हैं। Which of the following three characteristics did the feudal state of the medieval Europe have? कि मध्यकालीन यूरोप व्यवस्था में सामंतों की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। ठीक है, फेडुअल। तो एक तो क्या कहते हैं, हैड अ स्टेटस, उनका स्टेटस था। डेफिनेटली सामंत थे, जागीरदार हुआ करते थे, उनके पास लैंड हुआ करती थी, उनके पास किसान हुआ करते थे जिनसे वो किसान लिया वो क्या काम करवाते थे, टैक्स वसूल करने का काम हुआ करता था उनके पास। तो स्टेटस तो था, प्रेस्टीज पॉइंट उनके पास बहुत अच्छा था। ठीक है, फिर आपके आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या कह रहा है, सर्वडोम वाज डिक्रीजिंग, यानी कि जो दास प्रथा थी, जो स्लेव सिस्टम था, वो काफी डाउन पे थी। ठीक है, डाउन पे थी। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, वर पॉलिटिकल ग्रुप, उनके पॉलिटिकल ग्रुप भी हुआ करते थे। भाई उनका इकोनॉमिकल ग्रुप है तो पॉलिटिकल ग्रुप भी होता था, चुनाव लड़ते थे। एक ही होता था कि इस पूरे जिले पर या पूरे जहाँ पे भी लैंड हुआ करती थी, पूरे गांव पर एक सामंत का ही राज हुआ करता था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है डिवीजन ऑफ द लेबर, श्रम विभाजन हुआ करता था। डिवीजन ऑफ लेबर का श्रम विभाजन हुआ करता था। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है सर्फ है एबिलिटी टू अपील फॉर जस्टिस। ठीक है, कि जो दास हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, वो न्याय के लिए अपील कर सकते थे। तो मैं आपको बताऊं कि सामंत प्रथा के अंदर दो प्रकार की क्लास हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। एक तो हो गया आपके सामंत, ठीक है, और दूसरा आपके हो गया दास प्रथा। स्टेट लेवल पे दास का अपना कोई जीवन नहीं हुआ करता था। ठीक है, सामंत जैसा चाहे वैसा उसे रख सकता था, दास का अपना कोई जीवन नहीं होता था। उसके कोई भूख प्यास, उसकी बीमारी, उसका घर, उसका परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, सभी प्रकार की स्थितियों पर सामंत का ही पावर हुआ करता था। दास का अपना कोई जीवन नहीं होता था। तो जो दास की जो प्रथा थी वो बहुत अपर लेवल पे होती थी। एक सामंत के पास 15-15, 20-20 दास होते थे। कहते थे कि जितने दास अगर सामंत के पास होता है, सामंत का प्रेस्टीज उतना ज्यादा अपर होता था। ठीक है, जब दास का अपना ही कोई जीवन नहीं है तो वो अपील कैसे कर सकता है जस्टिस की। ठीक है, तो दास का अपना ही कोई लेवल नहीं है, अपना ही कोई स्टेटस नहीं है, तो वो जस्टिस की अपील नहीं कर सकता था। तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा हैड अ स्टेटस, पॉलिटिकल ग्रुप एंड अ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन हुआ करता था। ठीक है, गॉट इट। 101 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, 102। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द मस्ट फॉर ए अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, एग्लोमरेशन की बात कर रहे हैं, नगरीय संयुक्त की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक तो स्टैट्यूटरी टाउन होएगा यहाँ पे, ठीक है, सर्वाधिक नगर होएगा। दूसरा है सेंसस टाउन होएगा। ऑल कॉन्स्टिट्यूटेंट मस्ट है 20,000 एंड मोर पर्सन होने चाहिए। डिग्री कॉलेज होना चाहिए वहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जहाँ पे शहरी जो नगर है उनका जो विकास हो रहा है, या नगर जो महानगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, या जो रूरल है जो नगर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अपनी पोजीशन से अप हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक तो स्टैट्यूटरी टाउन होना चाहिए, ठीक है, संविधिक नज़र होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे लॉ या वहाँ पे कानून सिस्टम होना चाहिए। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि वहाँ पे जो ये है व्यक्ति, एक टाउन कब बनता है, जब लगभग 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तब एक टाउन बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ठीक है, टाउन बन गया तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जनगणना हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 20,000 की पॉपुलेशन पे डिग्री कॉलेज हो ही, ये भी ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे पीएससी हो। ठीक है, पीएससी के अंडर में एक छोटे हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, बिल्कुल जैसे आशा कार्यकर्ता होती है उस हिसाब से, पर ज़रूरी नहीं 20,000 की पॉपुलेशन पे ऐसा हुई। तो जो 102 का आंसर आएगा वो आएगा बी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103। ये क्या कह रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द बिगेस्ट डैम इन इंडिया।
ठीक है। इंडिया के जो बिगेस्ट डैम है उनके बारे में अपने को बताना है, तो वो क्या है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये लगभग 3970 फीट लंबा है। ठीक है, फीट लंबा है और ये नर्मदा नदी पे बना है, नर्मदा रिवर पर। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान से पढ़ना है इसको। नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर बांध है। दूसरा आपका है भागरा, भागरा बांध बना हुआ है 6579 फीट। ठीक है, ये लंबा बांध है और ये आपके बना हुआ है सतलज पर। कौन सी नदी है, सतलज, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी है, वहां पे ये बना हुआ है। और जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है वो है गुजरात पे। ठीक है, थर्ड आपका है टहरी धाम, ये बना हुआ है 9284 फीट लंबा है ये लेंथ में, और ये बना हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में बना हुआ है। और नेक्स्ट आपका है हीराकुंड डैम, ये बना हुआ है लगभग 55 किलोमीटर लंबा बांध है ये। ठीक है, और ये बना हुआ है आपका उड़ीसा पे। उड़ीसा पे बना हुआ है महानदी, महानदी रिवर पे ये डैम बना हुआ है। तो ये क्या कह रहा है कि जो बिगेस्ट डैम है, जो बड़े सबसे ज्यादा डैम है इंडिया में, वो आपको बताना है। तो देखो मैंने यहाँ पे सबका लिख दिया है लगभग, तो ये आ रहा है बी एंड सी। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, बागरा बांध और टहरी बांध सबसे ज्यादा लंबे बांध हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स अर्थ डे एंड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आर सेलिब्रेट। कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है और अर्थ डे कब होता है, ये बात हो रही है। तो 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। ठीक है, अर्थ डे। आपके 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, हेरिटेज डे होता है। ठीक है, 5 जून को आपको एनवायरनमेंट डे होता है। ठीक है, 11 जून को आपको नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डे मनाया जाता है। और 2 फरवरी को आपके वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा अर्थ डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को और 5 जून को। तो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और सी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर ऑथर्ड एंड को ऑथर्ड बाय स्टेलिनी कोहन। स्टेलिनी कोहन के साथ जिन लोगों ने लिखा है, या स्टेलिनी कोहन ने जो बुक लिखी है उनके नाम बताने हैं आपको। पहली बुक का नाम इन्होंने दिया है फोक डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ मोड्स एंड रॉकर्स। ठीक है, ये वाली बुक स्टेलिनी कोहन ने लिखी है। दूसरी बुक है फ्रंटियर ऑफ द आइडेंटिटी, द ब्रिटिश एंड अदर। ये बुक लिखी है आपके रॉबिन कोहन ने। ठीक है, गॉट इट, रॉबिन कोहन ने लिखी है। थर्ड नंबर की जो बुक है वो बुक है द विजन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। द विजन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, ये भी स्टेलिनी कोहन की लिखी हुई बुक है। द नेक्स्ट बुक है द अर्बन क्वेश्चन। द अर्बन क्वेश्चन जो बुक है वो है मैनुअल कैसल्स की। ठीक है, एंड द नेक्स्ट बुक है द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज, दैट इज रोड बाय स्टेलिनी कोहन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बुक्स आएंगी आपकी, आएंगी फर्स्ट नंबर की फोक डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, नेक्स्ट है आपकी आएगी विजन्स ऑफ द सोशल कंट्रोल, एंड थर्ड बुक है द मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यूज। दैट मीन आपका ऑप्शन आएगा थर्ड, 105 में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106 लेते हैं दोस्तों,
106 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, मिशेल काकू इन हिज 3 पिलर ऑफ द रिवोल्यूशन टाक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि मिशेल काकू ने जो बताए हैं 3 पिलर ऑफ रेवोल्यूशन वो कौन सी वाली बुक्स में बताए हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या हुआ। तो पहला आपका है क्वांटम रिवोल्यूशन, दूसरा सिलिकॉन रिवोल्यूशन, तीसरा कंप्यूटर बायोमोलिकुलर रिवोल्यूशन एंड 4 है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बात कर लेते हैं, जो सिलिकॉन रिवोल्यूशन है यहाँ लिखते हैं अपन, द सिलिकॉन रिवोल्यूशन है वो आर्मेन वन डामेन ने दिया था। आर्मेन वैन डोमेल ने दिया था, ठीक है। कंप्यूटर रिवोल्यूशन आपको पता होगा हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में आया था, ठीक है। और आपका बायोमोलिकुलर जो रिवोल्यूशन है वो अप्रोक्स 1930 के आसपास स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग हुई थी इसकी। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो लगभग 20th सेंचुरी के मिड में आया था, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मिशेल काकू की जो बुक है 3 पिलर ऑफ द रेवोल्यूशन वो कहाँ हुई, ठीक है, वो कौन सी में हुई। तो देखो क्वांटम जो रिवोल्यूशन आई उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद कंप्यूटर आपके क्रांति हो गई थी, और फिर आपकी आई बायोमोलिकुलर क्रांति हुई, तब मिशेल काकू की अकॉर्डिंग ये रिवोल्यूशन के 3 पिलर हैं। जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ACD यानी कि B। आपके 106 का जो आंसर है वो आ रहा है B। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107। अकॉर्डिंग टू आर.के. मार्टन विच इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इथोस ऑफ साइंस, ठीक है। इथोस ऑफ साइंस का जो कॉन्सेप्ट था वो आर.के. मार्टन ने किन किन रेफरेंसेस में दिया, ठीक है। ये जो फॉलोइंग नीचे जो ऑप्शंस हैं वो किन किन रेफरेंस में इथोस ऑफ साइंस का दिया। तो मैं आपको बताऊं कि आर.के. मार्टन ने ये वाली थ्योरी 1942 के अंदर डेवलप करी थी, और ये था कि राइज टू सीरीज क्रिटिकल डिस्कशन। इथोस ऑफ साइंस में क्या होता था, क्रिटिकल आपको डिस्कशन करना होता था, ठीक है, जिसमें आपके साइंस और टेक्नोलॉजी डिमोटी के आइडिया के अंदर चलते थे, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइज कैपिटल, ठीक है। ये क्या होता था, एक्सप्रेस करना होता था अपने आइडिया को, और एक्सपर्टेंस आपको एक्सेप्ट भी करना होता था साइंटिफिक वर्क में, ठीक है। साइंटिफिक वर्क को मानना पड़ता था और एक्सेप्ट करना होता था, ठीक है, कि आपको हर कंडीशन के अंदर असेसमेंट करना होता है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, असेसमेंट का रोल होता था। दूसरा आपका होता था इंटरेस्टेडनेस, ठीक है, रुचि, यानी आपको अपनी रुचि के अनुसार काम करना होता था। अब जब व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से काम करेगा तो वो सेल्फिश हो जाएगा, ठीक है, सेल्फिशनेस आ जाएगी उसके अंदर। थर्ड आपका ऑप्शन था वो था यूनिवर्सलिज्म, ठीक है, सार्वभौमिकवाद। इसका एक रूप हम कह सकते हैं विश्ववाद, कि पूरा विश्व, पूरा संसार सेम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, एक ही कम्युनिटी होती है, उसकी कम्युनिटी हुआ करती थी। एंड द डी ऑप्शन दैट इज कम्युनलिज्म, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका वो है साम्यवाद। साम्यवाद आपका ऑप्शन है सांप्रदायिकता। साम्यवाद के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है, ठीक है, अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है, साम्यवाद वो होता है। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो आता है कॉग्निटिविज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी मेंटल प्रोसेस होती है, मेंटल प्रोसेस हो गई, जिसके अंदर आपके हो गया थिंकिंग हो गई, आपके आइडियाज़ हो गए, आपका वर्क हो गया, आपको कितना रिमेंबर होता है, वो सारी चीज़ें आ गई, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग करते हैं, आपका नेचर कैसा है ना, आप लर्न किस हिसाब से करते हैं, ये सारी थिंग्स आपके कॉग्निटिविज्म में आ गई, संगठनात्मक जो विकास होता है उसके अंदर आ गई। अब मर्टन ये कह रहा है कि जो इथोस ऑफ साइंस है, जब हम साइंस में डिस्कस करते हैं, इथोस ऑफ साइंस में जब हम क्रिटिकल किसी का डिस्कशन करते हैं तो उनमें क्या क्या फैक्टर्स काम में आएंगे, ठीक है। तो वो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें संगठित करना होता है अपने आप को,
ठीक है, हमें इसमें संगठित संशयवाद को करना होता है कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या देखना है, क्या सोचना है, किस हिसाब से एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो आएगा कि पूरा विश्व, पूरा संसार एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है, तभी तो हम उसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जब सभी एक मुद्दे पर सहमत होंगे तभी तो उसका क्रिटिसाइज होगा, क्रिटिकल डिस्कशन हो सकता है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके आ रहा है कम्युनिज्म, साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद में क्या होता है, कोई वर्ग नहीं होता, पर उसके अंदर सभी धर्म में से एक धर्म सर्वोपरि होता है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं, कोई जैनी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को सुपर बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिटिकल डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू R.K. मर्टन। तो जो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं वो आता है आपका ए एंड यूनिवर्सलाइजेशन एंड द ये सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा ACD, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है 3। 108 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, विच फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्ट्स रिलेवेंट इन द जेंडर टेस्ट। वो कहता है कि कौन कौन से जैविक यौनिकता के निर्धारक तत्व हैं जो कि जेंडर के परीक्षण में संगत है, यानी जो जेंडर का परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। पहला आपका क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके प्रजनन तंत्र जो होते हैं वो। दूसरा आपका आ रहा है जेंडर टैग। तीसरा आपका हार्मोनिकल स्टेज, आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑक्यूपेशनल इंडेक्स। ठीक है, तो जेंडर किससे डिसाइड होगा, आपका बायोलॉजिकल सेक्स है वो किससे डिसाइड होगा, वो किससे होगा, एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू होगा कि आपके प्रजनन में आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, आपके बायोलॉजिकल सेक्स में हो जाएगा। दूसरा है जेंडर टैग, ऐसा कोई टैग लगा ही नहीं होता जेंडर का, ये तो आपके सोसाइटिकल होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं होता, ये आपके सोसाइटिकल जो होता है वो जेंडर टैग लगाते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है हार्मोनिकल स्टेज। ठीक है, हार्मोनिकल स्टेज तो होगा ही, क्योंकि जेंडर होंगे तो हार्मोन्स भी उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होंगे कि मेल होने हैं या फीमेल के होने हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप मेल हैं पर आप में फीमेल के गुण आने हैं। ठीक है, या फिर फीमेल है या मेल के गुण आने हैं। तो इस टाइप के जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेक्स की, वो तो ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका सेक्स कौन सा है, बायोलॉजिकल सेक्स तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑक्यूपेशनल इंडेक्स, आपका काम। ठीक है, वो क्या निर्धारित करना चाहता है आपका काम। ठीक है, गर्ल फैक्टर है आपका तो आप उस टाइप से काम करेंगे, या बॉय फैक्टर है तो आपका उस हिसाब से काम होगा। आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इसी के हिसाब से सेट होगा, गर्ल और बॉय के स्टेटस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो बायोलॉजिकल सेक्स में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको बताते हैं कि कौन कौन से। ठीक है, तो पहला आपका आएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दूसरा आपका आएगा हार्मोनिकल स्टेज, एंड आपका नेक्स्ट आएगा ऑक्यूपेशनल। ठीक है, कि गर्ल को गर्ल के हिसाब से बताया जाएगा, बॉय को बॉक्स के हिसाब से बताया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपके 1 ACD, reproductive organs, harmonical stage and secondary sex characteristics. Right option is the 1. क्वेश्चन नंबर 109 लेते हैं दोस्तों। Which of the following are characteristics of the pre-capitalist mode of the production? पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर उत्पादन प्रणाली क्या हुआ करती थी, उत्पादन प्रणाली की क्या विशेषताएं हुआ करती थी। तो पहला ये कह रहा है अनफ्री लेबर, यानी कि मुक्तहीन, आप इसको कह सकते हैं मुक्तहीन लेबर। ठीक है, दूसरा आपका है कमोडिटी प्रोडक्शन, यानी कि आपका माल उत्पादन। तीसरा आपका है फ्यूजन ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल पावर, आपके पास इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर भी होती है। नेक्स्ट आपका है मैकेनाइजेशन, इसका मतलब होता है यांत्रिकरण। और नेक्स्ट आपका आ रहा है सबसिस्टेंस, ठीक है, यानी जीवन निर्वाह। अब आपको समझने की जरूरत ये है कि पूर्व, इन्होंने क्या बोला, पूर्व कैपिटलिस्ट मोड, यानी पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था भी प्रॉपर वे में आई नहीं है, अभी प्रोसेस चल रहा है, आएगी। तो पूर्व उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आता है कि मुक्तहीन श्रम, यानी कि
आपको फ्री नहीं किया जाता, आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं प्रॉपर वे में, पर आपसे श्रम पूरा करवाया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो है कि कम्युनिटी प्रोडक्शन यानी माल उत्पादन। तो माल के उत्पादन से आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कोई सीधा संबंध नहीं है। माल के जो साधन होंगे या माल के लिए जो गतिविधि तैयार होंगी वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं आती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है फ्यूजन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो जो भी कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, उनमें आर्थिक और पॉलिटिकल पावर होती थी, क्योंकि बिना पैसे के तो उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता ही नहीं है, और पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए होती है क्योंकि सरकार से सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यांत्रिकीकरण। तो यांत्रिकीकरण की जो अवधारणाएं हैं वो आपके कैपिटलिस्ट ईयर के अंदर आई है। ठीक है, फ्री के अंदर नहीं आई है, यानी कि जहाँ पे मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था होती थी। और नेक्स्ट आपका है सब्सिस्टेंस, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए आपको श्रम करना होता था, डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ACE। हाँ, ACE, फ्यूजन ऑफ द इकोनॉमी पॉलिटिकल पावर। अनफेयर लेबर भी होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए, और आपके जीवन निर्वाह के लिए साधन भी होनी चाहिए। राइट ऑप्शन आएगा 4। 109 का राइट ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 110 कहते हैं, 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं तो कलेक्टिव बिहेवियर, ये सामूहिक बिहेवियर होता है। तो डेफिनेटली जब सोशल मूवमेंट होगा तब लोग समूह के अंदर होंगे, कलेक्टिव होंगे एक जगह, और उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंगली दिशा निर्देश होंगे या उनका अनुपालन करना होगा। दूसरा आपका ऑप्शन है द ओरिएंटेड टुवर्ड्स गोल। ठीक है, ये गोल होता है इनका निश्चित। भाई अगर आप कोई क्रांति कर रहे हो, कोई आंदोलन कर रहे हो, तो आपका एक गोल तो होना चाहिए जिसके साइड आपको चलना है। ठीक है, तो ये गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन आर करेक्ट। आपका थर्ड जो ऑप्शन आ रहा है, इट कैन ब्रिंग एन रेसिस्टेंट चेंज, ये परिवर्तन ला भी सकते हैं और या प्रतिरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो प्लस में चलेंगे या नेगेटिव चलेंगे। तो हमेशा जो भी मूवमेंट होते हैं, जरूरी तो नहीं कि हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए चल रहे होते हैं वो हमें लक्ष्य मिल भी जाए, कभी कभी नहीं भी मिल पाते। ठीक है, तो और मूवमेंट तो हो रहा है, दैट मीन ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉजेज ऑफ द मूवमेंट आर ऑलवेज रियल, नॉन और अननोन। कि मूवमेंट के जो कारण हैं, आपके आंदोलन के जो कारण हैं, वो हमेशा रियल होंगे। कभी आप उनको जान सकते हो, कभी आप नहीं जान सकते हो। तो जब तक देखो मूवमेंट क्या होता है, सोशल मूवमेंट के अंदर आप उनके जो कारण है कि हम मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का जो बेस लाइन है वो आपको पता होना ही चाहिए, अदरवाइज आप उस मूवमेंट में प्रॉपर वे में जोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये अननोन वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द डेप्रिवेशन ओनली। डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि आपने जो कहा उसके हिसाब से मूवमेंट हो गया, दैट इज नो। आप वहाँ की जो व्यवस्था थी, वो सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं सेट हो पा रहे हो, इसलिए आपने मूवमेंट लिया, अदरवाइज क्यों ले पाते आप मूवमेंट। ठीक है, इसलिए ये वाला मूवमेंट नहीं हो सकता है कि सिर्फ आपने सोच लिया और मूवमेंट हो गया, दैट इज नॉट ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 110 का, वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ABC ओनली। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।